लाख टके की बात में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर एक हिंदू परिवार को अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था। न्यूज नेशन ने आज इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उसके बाद हलचल दिखनी शुरू हुई है। अब राज्य सरकार ने इंसाफ का भरोसा दिलाया है। या तो गांव छोड़ दो, ना तो इस्लाम कबूल कर लो। पन्नी में बांध करके हड्डियां भी फेंक रहे हैं। क्या हमारे लिए जब हम भूखे प्यासे मरेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा कोई है ही तो भी ना है। धर्म परिवर्तन का दबाव, समाज से बहिष्कार। बरेली के परसोना गांव में एक परिवार दहशत में है। परिवार अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ एकमात्र हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव है। इनका घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। परिवार दूध, दवा, अनाज, सब्जियां और यहाँ तक कि तमाम सरकारी योजनाओं तक के लिए तरस रहा है। डर के साए में जीने को मजबूर परिवार के लिए जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार ने न्यूज नेशन पर अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। मेरे भाई कहीं नौकरी कर रहा तो उसको क्या, अरे मुसलमान हिंदू को नौकरी को रख रहा हो, मुसलमान को रखो नौकरी पे, जैसे ऐसे प्राइवेट ऐसे गांव में कर रहा है। परिवार पर जुल्म की खबर जब सामने आई तो हड़कंप मच गया। जैसे ही हिंदू संगठनों को इस खबर की भनक लगी, उन्होंने पीड़ित परिवार से संपर्क साधा। महापंचायत बुलाई गई। बाद में मामला पुलिस के पास भी पहुंचा। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। कराम सिंह सन ऑफ इमरान सिंह, उन्होंने थाना बीथरी पे एक तहरीर दिया। तहरीर में बताया कि उनके गांव के कुछ लोग हैं जो कि उन्हें परेशान करते हैं, उनके घर पे पत्थर फेंकते हैं और गाली गलौज करते हैं, जाते से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस संदर्भ में थाना बीथरी के द्वारा तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी है। उसको गिरफ्तार करके अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए परसोना गांव के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए। न्यूज नेशन की मुहिम पर योगी सरकार ने भी संज्ञान लिया। सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। मैं आपको साधुवाद की आप घटना को लेकर सामने आए और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले लोग, जबरिया डरा धमका कर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कराने वाले लोग, इस तरह के लोगों के खिलाफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इस विषय पर मैं इतना कहूंगा कि ये पूरा प्रकरण गंभीर है। इस पूरे प्रकरण की जिला प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मंगाकर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कराई जाएगी। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बरेली की एक घटना अकेली नहीं है। यूपी के अलावा राजस्थान और हरियाणा के मेवात से ऐसी खबरें लगातार सामने आती रही हैं। न्यूज नेशन पीड़ित लोगों के लिए इंसाफ की आवाज ऐसे ही उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। टीम न्यूज नेशन। किसानों की तरफ से यह कहा गया था कि 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा, यानी कल। ऐसे में हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि 6 फरवरी को क्या 26 जनवरी जैसी डरावनी तस्वीरें तो सामने नहीं आएंगी। किसान अब कह रहे हैं कि 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश की राजधानी दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। कल दिल्ली में क्या होगा? क्या दिल्ली में 26 जनवरी जैसी हिंसा होगी? टिकैत का ऐलान, क्या होगा अंजाम? 6 फरवरी को लेकर दिल्ली में आशंकाओं का घेरा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बेहद अहम ऐलान किया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। कि यूपी और उत्तराखंड में जाम नहीं होगा, वहाँ पे क्या जाएंगे और सारे जगह और फिर जाम रहेंगे 3 घंटे के। यानी जो पहले कहा जा रहा था जाम होगा, अब वो 3 घंटे का चक्का जाम यूपी और उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, बाकी सारे देश में, बाकी पूरी जगह। राकेश टिकैत चक्का जाम न करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन क्या किसान नेताओं की बात मानी जा सकती है? किसान नेताओं पर क्या यकीन किया जा सकता है? 26 जनवरी को भी दिल्ली में हिंसा न होने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उस दिन लाल किले को अपमानित किया गया। लिहाजा दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरह से चौकस है। सिंघू बॉर्डर पर किस तरह सुरक्षा की तैयारी चल रही है, उसकी ये तस्वीरें हैं। कंक्रीट की दीवार के जरिए सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन संवाददाता मौजूद है। जो आप मेरे साथ में ये फेंसिंग देख रहे हैं, दरअसल ये टिकरी बॉर्डर के लिए तैयार की गई है। जालों की बनी फेंसिंग, सीमेंटेड फेंसिंग है, जिसमें बाकायदा कंक्रीट के सीमेंट जो है वो भर के डाली गई है। आप देख सकते हैं, पहले तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि एक तो ऊपर से ये जाल है, कटीले जाल, और उसके अंदर कंक्रीट की फेंसिंग जो है, कंक्रीट से बाकायदा इसको भर दिया गया है।
सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी तैयारी की। दिल्ली में सुरक्षा बलों की दुगनी तैनाती की जा रही है। साथ ही दिल्ली बॉर्डर के आसपास की 125 जगहों की निगरानी हो रही है। दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है। इस बार 26 जनवरी जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। जो भी उपद्रव करेगा उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। टिकरी बॉर्डर से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ किसान कह चुके हैं कि 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में। वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से पंचायतों का लगातार दौर भी जारी है। पंचायत आज एक बार फिर हुई, एक तरफ राजस्थान में और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही शामली में। महापंचायत की सियासत, दौसा, शामली। दो प्रदेश, दो महापंचायत, वही सियासत। किसान आंदोलन को लेकर उत्तर भारत में चल रही सियासत की तस्वीरें हैं। यूपी के शामली में किसान महापंचायत के लिए बड़ी तादाद में किसान जमा हुए। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को महापंचायत करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बावजूद किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए। जिला प्रशासन ने कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों का हवाला दिया था, लेकिन इसको धता बताते हुए किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। दरअसल में ये महापंचायत राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से बुलाई गई थी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने भी इस महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला। चाहे मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे बड़ौद में पंचायत हुई हो, चाहे मथुरा में हुई हो, बिजनौर में भी हो और आज भैंसवाल में आप आए, आप इस सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। अगली तस्वीर राजस्थान के दौसा में किसान महापंचायत की। कहने को तो ये किसान महापंचायत थी, लेकिन इस पर सियासी रंग चढ़ा रहा। इस किसान महापंचायत के जरिए कांग्रेस के सचिन पायलट गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया। दौसा सचिन पायलट का इलाका है और सचिन पायलट ने महापंचायत के जरिए अपनी ताकत दिखाई। किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं करी गई, किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई और जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। साफ है, किसान पंचायत पर सियासी रंग चढ़ चुका है। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट को मौका नजर आ रहा है। दौसा से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसान आंदोलन पर प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पॉप स्टार रिहाना को बड़ी रकम मिली सोशल मीडिया पर किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर बात रखने के लिए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कनाडा की फर्म ने रिहाना को 18 करोड़ रुपए दिए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने के लिए ये रकम दी गई। दुश्मनों से निपटने के लिए हिंदुस्तान के तरकश में कई हथियार आ चुके हैं। हिंदुस्तान ब्रह्मोस एयरोस्पेस तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन और ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो बेहद ताकतवर बनकर सामने आएगी। आसमान में युद्ध हो, जमीन पर जंग हो या फिर समंदर में दिखाना हो पराक्रम, हर फॉर्मेट में ब्रह्मोस मिसाइल जीत की गारंटी देती है। ब्रह्मोस की रफ्तार और विध्वंसक प्रहार का ना तो कोई जोड़ है और ना ही तो। आज का नया हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें फाइटर जेट के साथ साथ ताकतवर मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। भारत अब इसी कड़ी में नेक्स्ट जनरेशन के वेपन डेवलप कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल सीरीज में 2 और नई मिसाइल जल्द ही आने वाली हैं। ये हैं ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस 2। सबसे पहले ब्रह्मोस एनजी एक्टिव होगी और फिर आएगी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस एनजी एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसकी स्पीड 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा
ब्रह्मोस एनजी की रेंज की बात करें तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को तेजस, सुखोई और मिग फाइटर जेट के साथ जोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस एनजी वजन और रफ्तार में काफी तेज है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी ब्रह्मोस एनजी को समंदर, जमीन और आकाश से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ज्यादा घातक तरीके से दुश्मन के निशाने पर हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस इतना है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पहले ही अपनी क्षमता दिखाई है और अब ब्रह्मोस एनजी के तैयार होने से देश की आत्मनिर्भर ताकत भी बढ़ गई है। ब्रह्मोस एनजी को चीन की सीमा से लगे पूर्वी सेक्टर में तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मनों के लिए अब एक कदम भी बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं, कोई हिमाकत की तो ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस 2 के मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि ये दोनों मिसाइल किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा सकते हैं और पाकिस्तान और चीन के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। आज एंटी टेररिज्म डे है। यह समझना बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान 2 मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। एक तरफ आतंक का सफाया कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। इसकी निगाहों से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। ये आसमान का वो शिकारी है जो आतंक की हर चाल को वक्त रहते नेस्तनाबूद कर सकता है। सरहद पर आतंक की घुसपैठ हो या फिर एलएसी पर चीन की चालबाजी, ये दिन रात 24 घंटे मुस्तैद होकर न सिर्फ पहरा देगा बल्कि वक्त रहते दुश्मन को उल्टे पैर भागने पर मजबूर भी कर देगा। इस शिकारी का नाम है इन्फिनिटी ड्रोन। कहने को तो ये ड्रोन है, लेकिन किसी सैटेलाइट से कम नहीं है। 70,000 फीट की ऊंचाई से ये 3 से 6 महीने तक दुश्मन खेमे की हर हरकत पर नजर रख सकता है। ये ड्रोन 70,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रख सकता है और आसमान में 3 से 6 महीने तक रह सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये सोलर एनर्जी से चार्ज होता रहेगा। इस दुनिया में कोई अभी तक ये बनाए नहीं है, हम लोग बना रहे हैं। देयर इज ए न्यू स्टार्टअप कंपनी, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्निक्स, उन लोगों के साथ मिलके हम लोग ये बना रहे हैं। ये ड्रोन हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की गवाही दे रहा है, तो साथ ही उन दुश्मनों के लिए चैलेंज है जो कश्मीर में खून खराबा करते रहे हैं। हिंदुस्तान की इसी बढ़ती ताकत और भारतीय रणवीरों के बुलंद हौसले का नतीजा है कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट रही है। आंकड़ों की बात करें तो 2018 में औसतन रोजाना 2 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन 2020 में 2 दिन में औसतन 1 आतंकी घटना हुई। आतंक के खिलाफ एक्शन का ही नतीजा है कि 2018 में 257 आतंकी मारे गए, तो 2019 में 157 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि 2020 में 221 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। 5 फरवरी को हर साल एंटी टेररिज्म डे बनाया जाता है और इस मौके पर हिंदुस्तान ने यह एलान किया है कि जब तक एक भी आतंकी है, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट के बाद देश धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इस मौके पर दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों से मुलाकात भी की। चेहरे पर मास्क, एक बेंच पर एक स्टूडेंट। दिल्ली में 10 महीने बाद स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आई। मेरे को आज स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं, लॉकडाउन में मज़ा नहीं आ रहा था। हम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, हम साथ में मास्क वगैरह लगा कर आ रहे हैं सब। और हमने पढ़ा तो बहुत अच्छा, बट उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए जितना स्कूल में पढ़ पाते हैं। स्कूल में अब आए हैं, मैम हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं, सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं। टीचर की निगरानी में नहीं कि बच्चा अपने मतलब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा शुरू हो चुकी हैं।
इस दौरान स्कूल में हर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करता नजर आया। दिल्ली में आज से 9th और 11th क्लास की पढ़ाई भी शुरू हो गई है और बच्चे किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं ये देख लीजिए। क्लासरूम में एक डेस्क पर सिर्फ एक ही शख्स को बैठने की इजाजत है, एक छात्र बैठेगा। स्कूलों में कोरोना से बचाव के क्या उपाय किए गए हैं, ये जानने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद गांधीनगर के एक सरकारी स्कूल पहुंच गए। यहाँ उन्होंने बच्चों से बात की। भी नर्सरी से लेके और 8वीं क्लास तक तो बंद है, तो इनके पास पर्याप्त क्लासरूम्स हैं और बच्चे भी हम पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही बुला रहे हैं, तो इसलिए उतने बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो वी आर बैक टू नॉर्मल, वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। हालांकि पहली से 8वीं क्लास के स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो सकती है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। अगर आप मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो ये खबर आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबर हर किसी को डराती है। खबर सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घटिया मिलावटी तेल मिला है 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का। मिलावटी तेल का खेल उजागर, सेहत से खिलवाड़ का खुलासा, मिलावट के गोरखधंधे का पर्दाफाश। मुंबई और आसपास के इलाकों में मिलावटी खाद्य तेल बिकने की जानकारी महाराष्ट्र एफडीआई को मिली, तो मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में थोक और रिटेल खाद्य तेल विक्रेताओं के गोडाउन और दुकानों पर छापा मारा गया। इस छापेमारी में मिलावटी खाद्य तेल का खेल सामने आया और करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिलावटी तेल जब्त किया गया। डिपार्टमेंट को एक खुफिया जानकारी मिली थी, कुछ जो मैन्युफैक्चरर है, रिपैकर है, वो उनका बिजनेस सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो ऊंचे क्वालिटी के दाम में सस्ती क्वालिटी का तेल बेच रहे हैं, वो उसको रिपैक कर गए। ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई थी, उसके माध्यम से इसने आम आदमी को क्या है, जो हम मुबादला दे रहे, जो पैसा दे रहे, उसके क्वालिटी का तेल या ऑयल नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लिया है। एफडीए ने सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और पामोलिन खाद्य तेल के 93 सैंपल लिए। जांच में 53% सैंपल फेल हो गए। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य तेल बेचे जा रहे हैं और इसकी जानकारी जब एफडीए को मिली तो एफडीए ने मुंबई और ठाणे इलाकों में रेड करके 93 सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें से 49 सैंपल फेल हो गए, यानी कि वो मिलावटी थे और खाने के लायक नहीं थे। महाराष्ट्र एफडीए मुहिम चला रही है इस तरह के जो मिलावटखोर हैं उनके ऊपर। जब्त मिलावटी तेल का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में किया जाएगा, तो साथ ही चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। अब बात उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। यहां कांग्रेस नेता कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर भाभी की गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं भाई की हत्या मार्केट के बेसमेंट में की गई है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घर वालों का यह भी शक है कि उनके द्वारा भी ये घटना की जा सकती है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जबरन कहीं भी आने का साक्ष्य नहीं है। दरवाज़ा खोला गया है। दरवाज़ा खोलने के बाद भी ये लोग आए हैं। यूरोप से लेकर हिंदुस्तान में सर्दी का मौसम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस समय भयानक गर्मी से जूझ रहा है। इसी गर्मी के चलते ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का तांडव नजर आ रहा है। जंगल का 25,000 एकड़ का इलाका जल चुका है। धधक रहे हैं जंगल, भड़क रही है आग, हाहाकार मचा रही है आग, तबाह हो रहा है रिहायशी इलाका। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की हैं। यहाँ आग का तांडव नजर आ रहा है। आग से 25,000 एकड़ जंगल जल चुका है। 80 घर भी आग से खाक हो चुके हैं। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के 250 कर्मचारी और 2 हेलीकॉप्टर लगे हैं। इस आग के तेजी से फैलने का कारण है ऑस्ट्रेलिया का गर्म मौसम। इस समय ऑस्ट्रेलिया में भयानक गर्मी पड़ रही है। गर्मी ने ऑस्ट्रेलिया में पिछले 61 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आमतौर पर जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का औसत तापमान 17 से 25 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस साल ये 40.2 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे पहले 1960 में जनवरी फरवरी के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में तापमान 37.2 डिग्री पहुंचा था।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन, बढ़े हुए तापमान और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। टीम न्यूज़ नेशन।